चुनावी भाषण देता है बार बार, चुनावी भाषण देता है बार बार, लगता है जुमलों का सरदार बोलता है। उसे और कुछ आता हो न हो, वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी बिहार 53 बार आ चुके हैं। बिहार की पावन भूमि पर आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी प्रेस कर्मियों को, प्रेस के साथियों को संबोधित करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। आज की प्रेस वार्ता में आए मैं हर पत्रकार साथी का अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं, इस्तकबाल करती हूं और अपनी बात को इन पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहती हूं कि चुनावी भाषण देता है बार बार, चुनावी भाषण देता है बार बार, लगता है जुमलों का सरदार बोलता है। उसे और कुछ आता हो न हो, वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी बिहार 53 बार आ चुके हैं। कल फिर आ रहे हैं, मोतिहारी आ रहे हैं। तो शुरुआत वहीं से करूंगी, पर कुछ याद दिला के करूंगी कि जब भी मोदी जी चुनावी भाषण देने के लिए आते हैं, लंबे लंबे जुमले फेंक के जाते हैं, बेबुनियाद दावे, झूठे वादे, बड़ी बड़ी पर खोखली घोषणाएं करके जाते हैं। बिहार अभी भूला नहीं है। 2015 में आरा की रैली में ऐसे और ऐसे हाथ दिखा दिखाकर सबसे बड़ा जुमला फेंक के गए थे बिहार के लिए, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज। और वो अंदाज जो था मोदी जी का, वो भी नहीं ना भूले हैं। क्या अंदाज था? बोली लगाने का, बिहार की नीलामी करने का। 75,000 करोड़ करूं कि 80,000 करोड़ करूं, 85,000 करोड़ करूं कि 90,000 करोड़ करूं, और ज्यादा कम तो छोड़ दीजिए, 1.25 लाख करोड़ भी छोड़ दीजिए, ₹1.25 का नेग भी बिहार सरकार के खाते में नहीं आया। जैसे कि काले धन की वापसी के बाद जो होनी थी तथाकथित 15 लाख रुपया किसी देशवासी के खाते में नहीं आया। और आज ये हमने यहां पर केतली और गिलास रखा है, तो आप सबके मन में भी और जो आपके माध्यम से हमें देख रहे हैं, ये जरूर सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये यहां पर क्यों है। तो मोदी जी को चाय पर चर्चा करने का बहुत शौक है। हमने भी कहा कि भाई मोतिहारी आ रहे हैं कल, चाय पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो ये चाय है, जरा चाय निकालिए राजेश जी। तो चाय है, पर ये चाय मोदी जी के वादों की तरह फीकी चाय है। वो इसलिए फीकी है क्योंकि 2014 में आए थे मोदी जी और कह के गए थे कि मोतिहारी की शुगर मिल जब शुरू हो जाएगी तब मैं दोबारा बिहार आऊंगा और वहां की चीनी की मीठी चाय पीऊंगा। तो चाय तो हमने मेहमान नवाजी में रखी है, पर हमने उसमें चीनी नहीं डाली, क्योंकि मोतिहारी की बंद पड़ी हुई शुगर मिल को आज भी नरेंद्र मोदी जी के वादे और 10-11 साल पुराने वादे के पूरे होने का इंतजार है। और वो बंद पड़ी हुई शुगर मिल इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी रीति सदा चली आई, मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। तो आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को याद दिलाना चाहती हूं कि जो वादे पहले पूरे नहीं हुए, आगे भी लंबे लंबे जुमले छोड़ के जाएंगे, वो फेंकेंगे, आप लपेट लीजिएगा, पर विश्वास मत कीजिएगा। और अब एक आप लोगों से जुड़ी हुई बात मैं जरूर कहना चाहती हूं। देखिए, मैं समझती हूं कि लोकतंत्र मजबूत होता है सवाल जवाब से, जिम्मेदारी से, उत्तरदायित्व से। जब सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, सवाल पूछे जाएं और देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जवाब मिले। लेकिन 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने तो एक प्रेस वार्ता की नहीं, आप लोगों का सामना किया नहीं, कोई सवाल लिए नहीं और जवाब दिया नहीं। लेकिन जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कल मोदी जी के आने से पहले हम 5 बड़े सवाल मोदी जी से पूछना चाहते हैं। और सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख और सबसे ज्वलंत सवाल
जो सिर्फ मेरे नहीं, क्योंकि आप भी बिहार के लोग हैं, पटना के लोग हैं, बिहार के मतदाता हैं, ये सवाल आपके जहन में भी जरूर उठ रहा होगा और बार बार दिमाग में कौंध रहा होगा। मैं उसको जुबान देने का काम आज यहां पर करती हूं। तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख सवाल यह है कि मोदी जी, आप बिहार में वोट की चोरी यानी कि चुनाव की चोरी क्यों कर रहे हैं? आप बिहार के मतदाताओं के मताधिकार को छीनने का षड्यंत्र चुनाव आयोग से क्यों रचवा रहे हैं? जिस तरह से खुलेआम धांधली, गोरख धंधा, लोकतंत्र की लूट मची हुई है, क्या यह आपको बिल्कुल भी शर्मसार नहीं करती मोदी जी? ये सवाल जो है, ये सिर्फ विपक्ष के सवाल नहीं है, ये बिहार की जनता के सवाल है। हम ये तो जानते हैं कि जैसे जैसे बिहार के चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मोदी और भाजपा ठगबंधन का सिंहासन यूं डोलता जा रहा है। लेकिन आप इतने घबराए हुए हैं मोदी जी, इतना कांप रहे हैं आप डर के मारे कि आपने ईसी को इलेक्शन कमीशन रहने ही नहीं दिया। अब ईसी इलेक्शन कमीशन नहीं है, ईसी इलेक्शन चोरी शाखा में तब्दील हो चुका है। और यही बात आज देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने ट्वीट के जरिए भी कही और एक बार फिर चुनाव आयोग, मोदी जी और उनकी ये राजनीतिक सांठगांठ का पर्दाफाश करने का भरपूर प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए, क्योंकि आज देश का पूरा जो आज के दिन का नैरेटिव है वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन चोर शाखा के रूप में जान रहा है और बोल रहा है। अब हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। यह वीडियो एक स्वतंत्र पत्रकार ने बनाया है, अजीत अंजुम उनका नाम है। आप जान भी रहे होंगे, उनके ऊपर अभी हाल फिलहाल में एक एफआईआर भी की गई है। ये जो वीडियो है ये फुलवारी शरीफ पटना का वीडियो है। आप देखिए कि इसमें बीएलओ जो हैं वो क्या कर रहे हैं। ये स्पीकर आगे रखिए, शायद आवाज हो जाए बढ़िया। उनको कैमरा हिलाना पड़ेगा बार बार। यही कह दिया ना, पूरा बंडल रखा हुआ है, पूरा बंडल है, बंडल पूरा मेरे ख्याल में सब सादा बंडल है। इसमें किसी में कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऊपर जो चुनाव आयोग का है और उसमें सब अधूरा भरा हुआ, कुछ सारे कॉलम खाली, पीछे तो सिग्नेचर नहीं है और ये सब लोग धनाधन इसमें ये सारे बीएलओ हैं, इन सबको जिम्मेदारी फुलवारी शरीफ में हम है। ये पटना का सबूत है, वो 2025 का वोटर लिस्ट सामने है और ये फॉर्म भर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहा, जो लिखा उतना ही किया। क्या सुनना है मैं आपका? हम कुछ नहीं है। तो आपने देखा कि एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर किस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है। जो सेंटर चलाए जा रहे हैं उसमें कोई मतदाता नहीं है, केवल बीएलओ बैठे हैं, फॉर्म अपने आप भरे जा रहे हैं। एक वोटर लिस्ट सामने रख ली है, उसमें से नाम देख देखकर मनगढ़ंत हस्ताक्षर, दस्तखत, सिग्नेचर किए जा रहे हैं। कोई लेना देना नहीं है कौन वोटर है कि नहीं है, जांच पड़ताल कैसे होगी। घुसपैठिए का आरोप लगाया गया, अभी तक तो एक भी घुसपैठिया मिला नहीं, लेकिन ये इस पूरी प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर आ गया है। आप लोगों ने सुना होगा एक जमाने में बूथ कैप्चरिंग होती थी, आज मोदी नीतीश के ठगबंधन में वोटर लिस्ट कैप्चरिंग शुरू हो गई है। और इस वोटर लिस्ट कैप्चरिंग से न सिर्फ जनता के विश्वास की ठगी हो रही है, न सिर्फ लोकतंत्र पर आघात हो रहा है, बल्कि इस देश के निर्माणकर्ता जो महानायक थे,
जिन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, हर वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार दिया था, उस पर भी प्रहार हो रहा है, उसका भी हनन हो रहा है और बड़ी निर्लज्जता के साथ हो रहा है, दिन दहाड़े सरेआम हो रहा है। और इस घमंड और इस अकड़ के साथ हो रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। देश में हमारी सरकार है, बिहार में हमारी सरकार है, तो हम चाहें तो कुछ कर जाएंगे और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। घमंड है इस बात का। लगता है उन्हें बार बार ये भाजपाइयों को कि लश्कर भी हमारा है, सरदार हमारा, हम झूठ को सच लिख दें, अखबार हमारा, और बिहार के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून हमारा है, दरबार हमारा। लेकिन मैं बता देती हूं कि जिस तरह से अजीत अंजुम जी ने ये रिपोर्टिंग की है, ऐसे निर्भीक सच्चे पत्रकार जब तक हैं और संविधान को हाथ में लिए गरीब, पिछड़े, शोषित, दलित, अल्पसंख्यक, हर वो व्यक्ति जो पंक्ति में अंतिम दर्जा प्राप्त है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी जैसे नेता जब तक इस देश में है, तो मोदी जी की अपने मन की बात लोगों पर नहीं थोपी जा सकेगी। हमारे देश में जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो जन गण मन बोलते हैं, पहले जन आता है यानी कि जनता, फिर गण आता है, सारा महकमा उस जनता के लिए, और फिर मन आता है। और यहां मोदी जी अपनी उलटबाजी चला रहे हैं। स्पष्ट है कि हारने वाले हैं बिहार का चुनाव, तो वोटरों को उड़ा दो, वोटर लिस्ट अपनी मनमर्जी से करो। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने कल भी देखा दरभंगा में। भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष बीएलओ के साथ बैठकर वोटरों की छटनी कर रही है। अपने वोट इस तरफ, विरोधी वोट हटा दिए जाएं। तो भाजपा के मतदाताओं को भी चिन्हित किया जा रहा है और भाजपा विरोधी मतदाताओं को भी चिन्हित किया जा रहा है, और जो भाजपा विरोधी है उन्हें धड़ल्ले के साथ उड़ाया जा रहा है। मैं समझती हूं कि बहुत ही शर्मनाक बात है, इस तरह के यू टर्न कैसे मोदी जी लेते हैं। उनको जरा सी भी इस बात के ऊपर लज्जा नहीं आती। जग जाहिर बात है कि ये मोदी सरकार ने ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अनुच्छेद 23(4) में बदलाव करके आधार कार्ड को पहचान के रूप में मान्यता दी थी, और अब रातों रात आधार कार्ड ही निराधार हो जाता है। वो राशन कार्ड जिसका ढिंडोरा पीट पीट के आप दिल्ली में भी सरकार बनाते हैं, आप बिहार में भी सरकार बनाते हैं, आप कहते हैं कि हम तो मुफ्त राशन देते हैं 80 करोड़ लोगों को, वो राशन कार्ड भी अब मान्य नहीं रहता है। और कल ही ये बात कही गई, जो घर में नहीं मिला, 35 लाख लोग घर में नहीं मिले तो हम वोटर लिस्ट से नाम काट देंगे। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपने बिहार में विकास नहीं किया। करीब 20 साल इस ठगबंधन की सरकार रही कि आज भी बिहार के लोगों को प्रवासी बनकर मजबूरी में और मजदूरी के लिए दूसरे प्रांतों में जाना पड़ता है। वहां दिल्ली में सरकार बनी भाजपा की, बिहार के लोगों के घर तोड़ दिए गए, आपने देखा होगा, झुग्गियां तोड़ दी गई। यहां रहते हैं तो वोट छीन लिया जाता है। अब मुझे बताइए, मोदी जी रहते दिल्ली में हैं, वोट देते हैं गुजरात में, चुनाव लड़ते हैं बनारस में, तो जब हर व्यक्ति का समान वोट है तो ये नियम मोदी जी पर लागू नहीं होगा क्या? घर पर नहीं मिले तो 35 लाख लोगों का नाम काट दीजिए। मजाक हो रहा है यहां पर लोकतंत्र के नाम पर। मखौल उड़ाया जा रहा है, खिल्ली उड़ाई जा रही है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। रिसीविंग नहीं दी जा रही है, कोई रिसीविंग नहीं है, कोई रसीद नहीं है, कोई ऐसा कागज नहीं है जिसे दिखाकर ये कहा जाए कि हां हम तो गए थे और हमारी जांच पड़ताल हुई और ये निकल कर आया है। एसआईआर का पर्दाफाश करने वाले पर एफआईआर हो जाती है, पर चुनाव आयोग इन सब बातों का संज्ञान भी नहीं लेगा, मुंह में दही जमाकर बैठ जाएगा, मोदी जी के मुंह पर ताला लग जाएगा। और नीतीश बाबू की तो बात ही क्या करें। नीतीश बाबू की तो नेतृत्व की क्षमता अब कितनी बची है नहीं बची है, ये तो मैं जनता पे और आपके विवेक पर छोड़ देती हूं। सरकार तो बिहार की अब दिल्ली से चल रही है, दिल्ली का रिमोट कंट्रोल है, और जब से दिल्ली में सरकार है, अपराध भी यहां दिल्ली की सरकार चल रही है। अपराध कितना बड़ा है वो अगले पॉइंट पर मैं आऊंगी इसके बाद। तो बिहार के मजदूरों को, जो कि रजिस्टर्ड हैं केंद्र सरकार के ई पोर्टल में भी,
उनसे उनके मताधिकार को छीना नहीं जा सकता है। हम हर संभव कोशिश करेंगे, बार बार इस मुद्दे को उठाएंगे। अभी तो हमने आपको एक वीडियो दिखाया, ऐसे तमाम और वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से भी वायरल हो रहे हैं। बहुत से लोगों को प्रेरणा मिल रही है, वो खुद भी जा रहे हैं, लोग निकलकर उठकर आ रहे हैं। तो सड़क से लेकर संसद से लेकर सदन तक ये लड़ाई कांग्रेस की जारी रहेगी। कल मोदी जी आने वाले हैं, उससे पहले मैं उन्हें चेता देना चाहती हूं। और अब मैं दूसरे सवाल पर आती हूं। हमेशा से बिहार के लोगों को जंगल राज जंगल राज जंगल राज बोल के डराया जाता था, जंगल राज आ जाएगा। आज क्या हुआ पटना में? पारस अस्पताल में आईसीयू में दिन दहाड़े सभी कैमरों के बीच में अंदर घुसकर गोलियों से एक व्यक्ति को मार दिया जाता है। वो व्यक्ति कोई भी हो। मैं कानून व्यवस्था की बात करती हूं, मैं अपराधियों के इकबाल की बात करती हूं, उनकी बढ़ रही जुर्रत और हिम्मत की बात करती हूं, जो दिन दहाड़े किसी कारोबारी को गोली से भून जाते हैं, जो अस्पताल के अंदर जाके वहां की संचालिका को मार जाते हैं, जो आज पारस अस्पताल में बिहार की राजधानी में धड़ल्ले के साथ गोली रिवॉल्वर लेकर घूम रहे हैं और मारकाट मचा रहे हैं। जिस क्षेत्र को ज्ञान का केंद्र माना जाता था, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार के ठगबंधन ने उसे क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया है। और आज के बिहार में जंगल राज है, गुंडा राज है, रावण राज है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि यह बिहार की सच्चाई है। और यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक आम बिहारी का जीवन, एक आम आदमी जो है बिहार में, उसका जीवन सुबह से शाम तक डर और खौफ के साए में बीत रहा है। घर के भीतर भी डर है, तो घर के बाहर जैसे ही आप लांघ कर जाते हैं तो घर के बाहर भी आपको डर है। सूने रास्तों का डर है तो भीड़ में सरेआम भी डर है। रात के सन्नाटे का डर है तो दिन दहाड़े भी डर है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर जो पूरा ये जो चरमरा रहा है, ये जो व्यवस्था आज लचर पड़ी है, ढर जोकर पड़ी है, जो व्यक्ति खुले तौर पर सांस नहीं ले पा रहा है, डर और खौफ के साए में जी रहा है, इसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी मोदी जी आपको लेनी पड़ेगी। और कल आपको आना चाहिए अपनी सफाई देने के लिए नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड्स के साथ। अगर आपको लगता है कि जो बात मैं कह रही हूं वो सच नहीं है, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो सच नहीं है, तो आकर जवाब दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे आंकड़े हैं। 2005 में जहां कुल अपराध बिहार में 1,07,664 थे, वो 2022 में 3,47,835 हो गए। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि 2022 के बाद के आंकड़े नहीं साझा किए हैं सरकार ने। जैसे कोविड में कितने लोग मरे थे उसके आंकड़े साझा नहीं किए थे। याद होगा आपको, नदियों के पाट जो है वो लाशों से पट गए थे। जैसे बेरोजगारी के आंकड़े साझा नहीं किए थे, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के लोगों को इस्तीफा देना पड़ा था। 2022 के बाद के कोई भी अपराध के आंकड़े हमारे पास नहीं है। तो अगर आज की बात करें तो 5 लाख से ज्यादा होगा, पर 2022 तक ही 323% वृद्धि हो चुकी है। हत्या के मामले में बिहार पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में भी बिहार पूरे देश में दूसरे नंबर पर है, और पहले नंबर पर योगी जी का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। दोनों भाजपा शासित प्रदेश हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 336% की बढ़ोतरी हुई है। नाबालिग बच्चियों के खिलाफ अपराध में 7,000% की वृद्धि हुई है। और एक हाल फिलहाल की रिपोर्ट थी जो बता रही थी कि पूरे देश का भी आंकड़ा देखें तो मोदी जी के राज में 96% छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और यौन शोषण के मामले बढ़े हैं। दलित उत्पीड़न के मामले में भी बिहार उत्तर प्रदेश के बाद पूरे देश में दूसरे नंबर पर आता है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के सामने बदमाश 8 राउंड की फायरिंग करते हैं और बिहार सरकार एक शब्द नहीं बोलती। और सबसे शर्मनाक, कल जो एडीजी का बयान आता है और वो कहते हैं कि अप्रैल मई में तो बिहार में ये सब चलता है, अपराध तो बढ़ ही जाते हैं, ये तो क्रिमिनल सीजन है, क्योंकि किसान खाली हो जाते हैं तो अपराध बढ़ जाते हैं। ये कैसी बात है? वो मुझे तो याद आया, गुरु गुड़ ही रहा, चेला चीनी हो गया।
मोदी जी तो बस कह रहे थे कि आतंकवादी हैं, आंदोलनजीवी हैं किसान, फिर उन्हीं किसानों के आगे घुटने टेक दिए, वो अलग बात है। पर यहां पर उनकी चली हुई जो पुलिस है उसके एडीजी कह रहे हैं कि क्रिमिनल सीजन है, किसान अपना काम धंधा छोड़ के, क्योंकि कोई काम नहीं होता तो यहां पर सारा अपराध करने लगते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना बयान कोई हो नहीं सकता। तीसरा सवाल जल्दी जल्दी करती हूं। तीसरा सवाल जो है वो विकास को लेकर है। विकास या विनाश, क्या हो रहा है? अभी पुल टूटा था बिहार में, बहुत मीम चली थी ना मीम बहुत मोदी जी की। सड़कें टूट रही हैं, पुल टूट रहे हैं, और तो छोड़िए, मुझे तो पिछले चुनाव का दरभंगा का एम्स याद है। दरभंगा में एम्स, मोदी जी दरभंगा में एम्स बनाकर गए, रिपोर्टर वहां गए तो एक पत्थर भी नहीं मिला, एम्स तो छोड़ दीजिए। कुछ यही हाल नेशनल हाईवेज का भी है। तो जो अगर हम एक औसत प्रगति की दर बताएं, जिस स्पीड पर काम हो रहा है बिहार में नेशनल हाईवेज का, और नेशनल हाईवेज की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि वो भी हो भले ही नितिन गडकरी, पर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो उनकी ही सरकार देख रही है। तो 40% से ज्यादा किसी एक भी नेशनल हाईवे का काम नहीं हुआ है। उसकी प्रगति दर 40% है। और बहुत से तो ऐसे काम हैं जो नील बटा सन्नाटा है, 0, 0, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दरभंगा का एम्स था। 2-4 मैं आपको पढ़ के बताती हूं, उसके बाद ये आपको प्रेस विज्ञप्ति के साथ पूरी लिस्ट हम साझा भी करेंगे। तो रामनगर से रोसड़ा का जो हाईवे है 0% शुरू ही नहीं हुआ, घोषणाएं कर करके चले गए। भौआ चांद का बाईपास जो है 0, कोई काम नहीं हुआ। गया का जो बाईपास है 0, कोई काम नहीं हुआ। कटुरिया, लखपुरा, बांका, पंजवाड़ा, कोई काम नहीं हुआ। बागमती और खंडेई नदी जो हैं उनके ऊपर पुल बनना था, कोई काम नहीं हुआ। तो मैं आपसे वही कहती हूं, मोदी जी के नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। उनकी बात पर विश्वास करना अपने पैर खुद कुल्हाड़ी पर मारने के समान है। और जाते जाते एक और बात मैं आपको बता देती हूं। प्रधानमंत्री आवासीय योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना आप भी जानते हैं, 20-30 हजार रुपया तो रिश्वत में ही लग जाता है। सच्चाई है ये। अगर आपको चाहिए तो उसमें आवंटन की राशि क्या है? 1,20,000 रुपया। उसमें से 60% जो है वो केंद्र सरकार देती है, यानी कि मोदी जी के पल्ले से करीब 65-70 हजार रुपया ही जाता है। पार्लियामेंट्री समिति ने सरकार से कहा कि इतने में मकान नहीं बन पाएगा, तो उन्होंने कहा बनाइए, जो बनता है बनाइए, नहीं बनता ना बनाइए, हम 5 साल के लिए बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऐसी घोषणा करने से तो वोट मिलता है, बने ना बने उससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मीडिया पर भी कब्जा है। तो मोदी जी खुद तो 10 लाख का सूट पहनेंगे, 1.5 लाख का चश्मा लगाएंगे, 12 करोड़ की गाड़ी में चलेंगे, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ेंगे, और गरीब आदमी को 1,20,000 रुपए का आवंटन करेंगे मकान का। वो मकान भी कितने बने नहीं बने आपको सच्चाई मालूम है, जिसमें से 40,000 रुपया तो उसे केवल रिश्वत में देना पड़ता है। ये विकास है या विनाश है, ये बात भी मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूं। और अंतिम 2 प्रश्न जो हैं वो शिक्षा पद्धति से जुड़े हुए हैं। हाल फिलहाल में ये देखने में आया है कि मोदी सरकार और जदयू सरकार के ठगबंधन ने ये निर्णय लिया है कि अब प्राचार्यों की नियुक्ति लॉटरी सिस्टम से होगी। पर्ची निकाली जाएगी और उससे पता चलेगा कि इस कॉलेज का, इस महाविद्यालय का प्रिंसिपल या प्राचार्य कौन होगा। अब जैसे मोदी जी को आजकल एक और शौक चढ़ा है, ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, जहां उंगली रुक गई वो मुख्यमंत्री बन गया, ऐसे ही नाम आ रहे हैं ना। वो वसुंधरा राजे सिंधिया जी का चेहरा देखा होगा आपने मंच पर, जब उन्होंने कहा कि कौन बन रहा है मुख्यमंत्री, और जैसे ही पर्ची देखी तो होश उड़ गए उनके। तो मोदी जी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रहे हैं, तो उन्हें लगा जो मैं कर रहा हूं वो नीचे भी करवाता हूं। तो अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई। भाई कितने शर्म की बात है कि ऐसे कोई प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एक विषय जो पढ़ाते हैं और दूसरा विषय जिससे उनका कोई लेना देना नहीं, उस विषय के कॉलेज का उन्हें प्राचार्य बना दिया जाता है। कोई योग्यता, कोई अनुभव, कोई स्पेशलाइजेशन, कोई एक्सपर्टीज कुछ नहीं चाहिए।
बंदर बांट, कौन पर्ची निकाल रहा है, किसको कहां बनाया जा रहा है, कौन देख रहा है ये सब कुछ जाके। और एक मेरे इसके भी उदाहरण है, आपको पूरे उदाहरण मिल जाएंगे प्रेस की विज्ञप्ति पे, पर मैं 2-4 नाम लेकर बता देती हूं। तो ये है पटना साइंस कॉलेज का उदाहरण मैं एक आपको देती हूं, जो कि पूर्व का कैम्ब्रिज कहा जाता था। इतनी शैक्षणिक गुणवत्ता इस कॉलेज की, जिसके जो प्रख्यात था पूरे बिहार में। वहां के छात्र आईआईटी में गए, इसरो में गए, डीआरडीओ में गए, यूपीएससी में उन्होंने अपना परचम लहराया। और ये कॉलेज विशेषकर मध्यम वर्गीय और ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए बच्चों, छात्र छात्राओं को पढ़ने का मौका देता था। और आज सूरत हाल यह है कि 2 और 3 जुलाई को 2025 अभी की बात है, लॉटरी सिस्टम से यहाँ की प्रिंसिपल की नियुक्ति की गई। अलका जी, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कह रहे हैं, पर वो गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस पढ़ाती थी हाजीपुर महिला कॉलेज में। तो होम के आगे साइंस लगा हुआ है। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, आप समझ रहे हैं ना कनेक्शन, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री वाले जो हैं वो होम साइंस और साइंस का शायद फर्क ही नहीं जानते। तो क्योंकि होम साइंस में साइंस लगा था तो उन्होंने साइंस कॉलेज का उन्हें प्रिंसिपल बना दिया। ऐसी वो है ना, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो ये कुछ भी मूर्खता चल रही है, लेकिन इससे नुकसान उस कॉलेज का, वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों का, और क्योंकि छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा जाता है, देश के भविष्य का हो रहा है, इसीलिए ये सूचना आप लोगों के जरिए जनता तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। क्योंकि 5 प्रतिष्ठित कॉलेजों में ऐसी नियुक्तियां हो चुकी हैं। गर्ल्स कॉलेज में पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि महिला कॉलेज में पुरुष प्राचार्य लगा दिया गया। और इसके बाद अब जरूरी इसलिए यह बताना है क्योंकि 13 विश्वविद्यालयों में 115 प्राचार्यों की नियुक्तियां अभी होनी हैं। ऐसे में किस अंधकार में बच्चों का भविष्य जा रहा है बिहार के, इसका अंदाजा भी अभी नहीं लगाया जा सकता। इसको रोकने की जिम्मेदारी जितनी विपक्ष की है, मैं समझती हूं आप लोगों की भी है कि यह मुद्दा चले उठे और ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें बंद हों। इसी के साथ साथ अंतिम सवाल जो हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, वो ये है कि आखिरकार ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं इतने, और इसके जरिए आप लगातार जो बच्चों का भविष्य बिक रहा है इस धांधली में, उसमें कहीं ना कहीं संलिप्त नजर आ रहे हैं। और मैं ये बात पूरे ताल ठोक कर कहना चाहती हूं कि बिहार के दूर दराज गांवों में, कस्बों में गरीब माँ बाप जो अपना पेट काट कर, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सिकोड़ कर, अपनी ख्वाहिशों को दफन करके, एक एक पैसा जोड़कर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, एग्जाम की तैयारी के लिए भेजते हैं, और फिर पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाती है। साल दर साल, साल दर साल, साल दर साल ये कुचक्र चलता रहता है। जैसे कि हमने वो सनी देओल की फिल्म में सुना था ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वैसे ही ये पेपर लीक पे पेपर लीक, पेपर लीक पे पेपर लीक। और जब उस नौजवान, उस छात्र, उस छात्रा जिसने बरसों तक तैयारी की थी, सुनहरे सपने देखे थे भविष्य के, उनका सपना जब टूटता है तो उनके और उनके परिवारजनों को कितनी पीड़ा होती है, यह समझने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, एक धड़कता हुआ दिल चाहिए लोगों के लिए, जनता के लिए। 56 इंच का सीना होगा मोदी जी, पर जनता के लिए धड़कने वाला दिल नहीं है आपके पास, इसलिए आप समझ नहीं सकते हैं। 7 वर्षों में 10 बड़े पेपर लीक हुए, 10 बड़े पेपर लीक। 2017 में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया, 21 एफआईआर दर्ज हुई, 21, जांच जारी है, कुछ नहीं हुआ। कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, पर बिहार में उसका कोई मायना नहीं है। 17 में सिपाही भर्ती का पेपर लीक, 19 और 21 में पुलिस की भर्ती का पेपर लीक, 21 और 22 में उत्पाद विभाग की परीक्षा का पर्चा लीक, ईओयू द्वारा जांच चल रही है। 2022 में बीपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक हो गया, फिर 21 एफआईआर दर्ज हुई पर कुछ नहीं हुआ।
2023 में फिर सिपाही भर्ती का पर्चा लीक हो जाता है, 17 के बाद फिर 23 में लीक है। 2023 में नीट का जो बहुत बहुचर्चित भी रहा पर्चा लीक हो जाता है। और आप सोचिए, सोशल मीडिया पे लीक हो जाता है, व्हाट्सएप पे लीक हो जाता है, कोई डर ही नहीं है, कोई मन में भय नहीं है कि पकड़े जाएंगे तो क्या होगा। तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि मोदी जी खुद नहीं पढ़ लिख के पास हो पाए, तो इसलिए उन्होंने ठान लिया है कि जहां जहां सरकार बनेगी मैं किसी को पढ़ लिख कर पास नहीं होने दूंगा। अब वो तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कह रहे थे मैं लेके आया हूं, पर आज तक तो डिग्री दिखा नहीं पाए। पर बिहार के लोगों से, बिहारियों से बिहारी होने के कागज उन्हें जरूर देखने, अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए। तो ये तमाम सवाल आज के सवाल हैं। मैं जानती हूं मोदी जी इनका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि मोदी जी का ना वन वे ट्रैफिक होता है, सिर्फ अपने मन की बात दूसरों पे थोपो, जनता के, विपक्ष के मन की बात सुननी भी नहीं है, कान बंद हो जाते हैं उनके। अपेक्षा है कि इन सवालों को गंभीरता से लेंगे, अपेक्षा है कि जवाब देंगे, खास तौर से वोट की चोरी पर, चुनाव की चोरी पर, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन चोरी शाखा बनाने के षड्यंत्र पर कांग्रेस पार्टी सवाल पूछती रहेगी और अंत में मोदी जी को कटघरे में खड़ा होकर जवाब देना ही पड़ेगा। आपने धैर्य के साथ मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के विषय से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूंगी। आप ये पूरा डिटेल है, आपको मिलेगा सारे। इसमें 19 नेशनल हाईवेज के बारे में चर्चा है, उसकी पूरी जानकारी आपको दी है। ये प्रेस विज्ञप्ति के साथ आपको जानकारी दे दी जाएगी। देखिए, राजनीति का विकल्प है सड़क, सदन और संसद।